नमस्कार। द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के मामले में। जिस तरह से डॉरी एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिस्टम से हार मानकर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। तो इस बातचीत में हमारे साथ पटना हाई कोर्ट से जुड़ रही हैं अर्चना सिन्हा, सीनियर काउंसल हैं। उनसे बात करते हैं और क्या है मामला और क्या अतुल सुभाष एक अकेला मामला है या इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां अतुल सुभाष की तरह और लोगों को दहेज का जो कानून है उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और क्या रास्ता है, क्या सॉल्यूशन है इसका। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अर्चना सिन्हा जी से। तो अर्चना सिन्हा जी का हम स्वागत करते हैं और अपने स्टूडियो में उनको हाजिर करते हैं। अर्चना जी, कैसी हैं आप? क्या हाल जी समाचार है आपके, बताइए। जी ठीक है। और अभी हॉट टॉपिक आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में हंगामा हो रखा है इस 498 ए के अगेंस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल। जी तो ये जो अतुल सुभाष का जो मामला है, इसको लोग कह रहे हैं कि डॉरी एक्ट का मिसयूज़ है ये एक तरीके से। अगर सिस्टम बेहतर तरीके से उनकी बातों को सुनता या समझने की कोशिश करता, तो शायद अतुल सुभाष को जान देने की नौबत नहीं आती। आपकी नज़र में मैं अतुल सुभाष पे पहले बात करना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है अतुल सुभाष का केस देखकर? बिल्कुल, जो हमने उनका सुसाइड नोट जो छपा और जो उनका वीडियो 1.5 घंटे का चला, उसको जी, देखने और पढ़ने के बाद ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये टोटल मिसयूज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ व्हिच वाज़ प्रोवाइडेड टू द वुमेन, उसका टोटल मिसयूज़ है। ये बिल्कुल। अतुल सुभाष के ये एक अतुल सुभाष एक एग्जाम्पल है। उसके पहले भी हमने देखा 1998 में एक बैंक ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड कमिट किया था। और ये ऐसा नहीं है, जजेस को भी इस प्रक्रिया को, केस को पढ़ के लोगों के मेंटल एंड फिजिकल जो उनका पोस्चर है उसको देख करके समझना होगा कि ये जो बोल रही है ये क्या सही है या गलत है। जो उसने ऑन पिटीशन जिन बातों को रखा है एक महिला ने, क्या वो बातें सही है? लोगों को अमूमन देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये महिला पीड़ित है या ये गेम कर रही है, किसी के साथ किसी को हैरेस कर रही है। अतुल सुभाष के केस में जो हमने अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया उसको देख सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक महिला इंटेंशनली जो खुद वर्किंग है और जी जो हाँ, खुद अच्छा सैलरी विथड्रॉ कर रही है, उसने खुद उनको परेशान करने के लिए जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मुझसे 10 लाख माँगा गया। 10 लाख के लिए उन्होंने 498 कर दिया। लेकिन उसी वीडियो में अतुल सुभाष ने कहा कि मैंने 50 लाख एक बार लोन दिया, 1.5 लाख एक बार लोन दी, 1 लाख एक बार 1 करोड़ एक बार लोन की माँग हो रही थी मुझसे। तो क्या जो बंदा 50 लाख आपको लोन दे रहा है, वो 10 लाख आपसे माँगेगा क्या? दहेज, आप दहेज दो, दहेज। दहेज दो। ये जी, टोटली जैसे ही ये बात अतुल सुभाष ने कोर्ट में प्रोड्यूस ज़रूर किया होगा कि लुक, क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो में ये भी कहा है कि जब मेरे रिलेशन खराब होने लगे तो मैंने अपनी वाइफ निकिता को कहा कि आप मेरे पैसे वापस करो, तो वो आनन-फानन में आकर के सारा लिक्विडेट करके अपना पैसा इनको ट्रांसफर की। तो ये प्रूफ क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया। तो उसने ज़रूर उसे यूज़ किया होगा अपने ट्रायल में, अपने जजेस के सामने इसमें प्रोड्यूस किया इसमें होगा। एक तरीका और अर्चना जी, एक दूसरा तरीका जो परेशान करने का था कि बैंगलोर में रहते हैं अतुल सुभाष, केस फाइल वो की गई उत्तर प्रदेश जुरिसडिक्शन में जौनपुर में, लेकिन जौनपुर में उनको 102 बार आना पड़ा बैंगलोर से अपीयर होने के लिए, तकरीबन 102 बार जो उन्होंने अपने वीडियो में कहा है। तो ये भी तो एक तरीके का हैरेसमेंट है। आप डेट लगाओ, उनको बुलाओ बिल्कुल ताकि वो छुट्टियाँ भी लें। बिल्कुल, बिल्कुल हैरेसमेंट है। और जुरिसडिक्शन का सबसे पहला इश्यू, जब ये मैटर को यहाँ इतना प्रोसीड करना ही नहीं चाहिए था। ये क्लियर कट शो करता है कि दी जुडिशियरी पूरा बायस्ड है। जब लड़के ने पहली दफा ये ऑब्जेक्शन किया कि ये जुरिसडिक्शन ही नहीं बनता है ये केस करने का, ये दोनों बैंगलोर में रहते हैं, जिस समय लड़की काम कर रही थी सेपरेट थे, वो लखनऊ में थी, लखनऊ में बनता है, ये जौनपुर जी, बीच में कहाँ से आ गया? तो जी, ये जुरिसडिक्शन पे ही सारे इश्यू उसी समय खत्म होने चाहिए थे। ठीक है, आपको दहेज उत्पीड़न का या आपको जो भी 498 है या 302 के जो भी केसेस करने थे, वो आप पर्टिकुलर प्लेस में करते। बिल्कुल। लेकिन इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, मुझे लगता है हमारे बिहार में भी जो केसेस चलते हैं, जो कोर्ट चलता है, उसमें भी जी, ऐसा प्रतीत होता है लोगों को देख करके कि जैसे उन्हें बताया गया है कि आप देखिए लेडी के फेवर के जजेस हैं। आप जी हाँ। उनकी बात मेल की बात सुनते नहीं है। बट आज के दिन में जो सिनेरियो बदला है, मैं जितना सिविल कोर्ट में फैमिली केसेस में अपीयर करती हूँ और जितने लोगों का शायद आप कह सकते हैं मेरे पास मैक्सिमम हस्बैंड का ही केसेस है और उनके ही केसेस को जब मैं उनके अपने डॉक्यूमेंट्स से मैं गुजरती मैं हूँ मैं तो आपके मुझे मैं आपके अनुभव से जानना चाहूंगा कि आपके पास मैक्सिमम पुरुषों के केस हैं, पति जिनको कहते हैं, जो कितने बिल्कुल। जेन्युइन होते हैं पुरुष और कितने फेक होती हैं महिलाएं। मतलब ये बहुत परसेप्शन है कि महिलाएं पीड़ित होती हैं अक्सर, लेकिन ऐसा है क्या? सच देखिए में ऐसा होता है क्या? देखिए, जो जेन्युइन महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, वो जी। 100 में 1 या 2% मैक्सिमम पहुंच पाती है अदालत। और अभी मेरे पास जो केसेस हैं, मैक्सिमम द केसेस में हस्बैंड, एक केस में बताऊं मैं आपको, हस्बैंड आईआईटी खड़गपुर एंड ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन वेस्ट बंगाल। और जब मैं सिविल कोर्ट से निकल रही थी फैमिली कोर्ट से, उसने मुझे चेज किया एंड ही हायर्ड मी। एंड जब मैंने उनका डॉक्यूमेंट देखा तो डिवोर्स का क्या ग्राउंड था लड़की का, ये लड़का टी शर्ट नहीं पहनता, नए स्टाइल का हेयर स्टाइल नहीं रखता, ये इतनी एब्सर्ड एलिगेशन। और पता नहीं वो फिल्मी स्टाइल में आपने अतुल सुभाष के केस में भी सुना कि निकिता उनको परेशान, तुम कोरियन लड़के की तरह रहो। अरे व्हाट इज दिस, हर आदमी का अपना एक अलग स्टाइल है, एक रहने जी सहने का बिल्कुल। तरीका है। आप अगर उससे नहीं पसंद था तो आप उसी वक्त शादी नहीं करती। हाँ, और मैं जो बता रही ये हूँ, चीजें जो पसंद नापसंद की बात है, ये पहले ही तय हो जानी चाहिए थी। और पहले ही तय होनी थी। अगर शादी के बाद भी होता तो एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन उसको मैंडेटरी बनाना बहुत मुश्किल है कि आप किसी चीज देखिए को थोप दीजिए। देखिए एक चीज मैं कहूँ, आज के दिन में फैमिली को टूटने में सबसे बड़ा रोल लड़की के मदर का होता है और फादर का। लड़की के जो पेरेंट्स है उनका होता है। शादी के पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको जॉब करने की परमिशन नहीं है क्योंकि तुम बाहर नहीं रह सकती, अगर पढ़ ली तो तुम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। बेटे बेटियों में अंतर होता है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है वो सबसे ज्यादा दुलारी हो जाती है और एक एक मिनट का खबर लेने करके उनको परेशान किया जाता है। अपने हस्बैंड को ऐसे बोलो, इन लॉज को ऐसे ट्रीट करो। तो ये सारी चीजें जो है वो एक फैमिली को तोड़ रहा है, ना कि जोड़ रहा है। तो आप अपनी बेटियों को गलत डायरेक्शन में नहीं गाइड करें, अच्छे डायरेक्शन में गाइड करें कि आप अपने पढ़ाई का मिसयूज ना करें, फैमिली को कैसे डेवलप करना है, कैसे सारे लोगों को लेके चलना है, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये मतलब अतुल सुभाष का शादी के बाद लड़की के घर वालों का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर अपनी तरह से जिंदगी को जीने के लिए फ्री करना चाहिए। अगर बार बार उसमें वो अपने आइडियाज डालेंगे, अपने डायरेक्शन या सजेशंस देंगे, तो मुश्किल तो होती है। बिल्कुल, क्योंकि एक लड़की शादी के बाद जो 20-25 साल अपने माँ पिताजी के यहाँ रही, वहां का एनवायरमेंट से उठा करके एक नए परिवेश में उसको डाल दो, तो सेटलमेंट में तो थोड़ा टाइम लगेगा। और उस सेटलमेंट में आप जाते के साथ ये सोचिएगा कि जैसे मैं वहां थी वैसे यहाँ रहूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट लेकिन पॉसिबल, अर्चना और जी तो टकराव अर्चना होंगे। जी लेकिन अर्चना जी, अतुल सुभाष के मामले में दोनों आईटी सेक्टर से थे। मेरे हिसाब से दोनों एक जैसे पढ़े लिखे और एक जैसी सोच वाले थे, दोनों टेकी थे। और मुझे लगता है कि वहां पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वहां पर भी मामला बना नहीं। नहीं, आपने अतुल सुभाष का वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसने कहा कि जब मैं हनीमून पे वो गए थे मॉरिशस में, लड़की ने कहा मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, जबरन शादी कर दिया गया। और जबरन शादी करने के बाद वो लड़का उसको पसंद नहीं था, तो वो डिस्प्यूट तो वहीं से चालू हो गए थे। और ये सिर्फ उस केस में नहीं है, अभी मैं बताऊं पटना सिविल कोर्ट में मैं एक केस कर रही थी। वो लड़का आईआईटी आईआईएम एंड नाउ ही इज वर्किंग इन सिटी बैंक, ठीक है। उसने, और बहुत ही स्मार्ट लड़का, 6 फीट टॉल एंड वेरी स्मार्ट। देन जिस लड़की से शादी किया अरेंज मैरिज, वो लड़की उससे देखने में बहुत ही एवरेज, सिर्फ वो इंजीनियर है इसलिए उसने शादी किया। और शादी के बाद वो लड़की
अपने बेटी को लेकर के, 3 साल की बेटी को लेके, जब हस्बैंड अपने पेरेंट्स को घुमाने के लिए गया हुआ था चारों धाम, तो वो लोग पुणे में रहते थे। वो लड़की अपने जब पासपोर्ट वीजा बनाया और बॉम्बे पहुंच गई, और वहां जाके उसने अपनी मेड को फोन किया कि साहब को कहना मुझे नहीं ढूंढेंगे, मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। तो जब पहली दफा ट्रम्प साहब आए थे, उस समय वो भाग करके अमेरिका चली गई, और साहब को बता देना मुझे ना ढूंढे। जब वो लड़का वापस आया, लड़की ट्रेसलेस, बेटी ट्रेसलेस, और घर ऐसा खाली जैसे कि चोरी हो गया है। तब लड़के ने पटना में आकर के अपने अपने इन-लॉज को आके कांटेक्ट किया। इन-लॉज को भी पता नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है। 3 महीने तक वो ढूंढता रहा जगह जगह। अंत में वो हार करके, और लड़की के पेरेंट्स से बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स कह रहे थे रुकिए ना, हम पता करते हैं, रुकिए ना, पता करते हैं। 3 महीने गुजर गए। अल्टीमेटली उसने चाइल्ड कस्टडी का पहले केस डाला पटना में। उसके बाद फिर भी नहीं ट्रेस हुआ, लड़की के फादर बता नहीं पाए कहाँ है मेरी बेटी। तब उसने डिवोर्स केस डाला। डिवोर्स केस में प्रेस पब्लिकेशन के बाद लड़की आई, और पहली दफा जब मीडिएशन होता है जज के चेंबर में, उसने जज के सामने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, और जज ने कहा तो ठीक है, आप डाइवोर्स दे दीजिए। तो कहा कि डाइवोर्स भी नहीं देंगे, मैं इसको टिकनी का नाच नचाऊंगी। तो जज ने कहा ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एक्सपार्टी ऑर्डर कर दूंगा। तो लड़की के फादर ने कहा सर रुकिए, मैं कोशिश करता हूं समझाने का। लड़की ने कहा आप चुप रहिए, आपको रहना है इनके साथ। और वो लड़की जिस लड़के के साथ, वो भी लड़का आईटी सेक्टर का था, राहुल नाम था उसका, उसके साथ वो अमेरिका शिफ्ट हो गई। साथ भी नहीं रहेंगे और डिवोर्स भी नहीं देंगे, तो इसका क्या डिवोर्स भी नहीं देंगे मतलब आपको हैरेस करना। और उस लड़के ने बाद में मुझे उस लड़की का रिकॉर्डिंग सुनाया, टेलीफोन रिकॉर्डिंग। मैं आपके सामने बता नहीं सकती, इतने गंदी गालियां एक लड़की को दे सकती है। उसने एक लाइन सिर्फ मैं आपको बताती, उसने कहा कि मैं तो पढ़ी, एक अनपढ़ लड़की भी इस कानून में अपने हस्बैंड को परेशान कर सकती है, मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं तो तुम्हें पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया घुमा दूंगी, कहां कहां चलोगे। एंड नाउ शी इज डिमांडिंग 4 करोड़। एंड कोर्ट ने भी क्या किया, कोर्ट में जब ऑब्जेक्शन लगा, इस बीच में वो जज साहब चेंज हो गए, दूसरे जज साहब जब आए, तो वहां पे उन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस का पिटीशन डाला। हमने ऑब्जेक्शन किया, शी इज वर्किंग, शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। उसके बाद उसने 25 HMA में ही अपने बच्चे का मेंटेनेंस लगा दिया। और वो जो हस्बैंड है, वो जिस समय से लड़की गई, उस समय से आज तक अपनी बेटी का एक बार भी शक्ल नहीं देखा है, एक बार भी नहीं देखा। हमारे 5-6 पिटीशन ऑन रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। जब बहुत इंसिस्ट किया गया कि, और जो इंटरिम मेंटेनेंस का पिटीशन जब डाला गया, तो हमने ऑब्जेक्शन किया कि आप मेंटेनेंस, इनकी सैलरी का स्लिप मंगाया जाए और उसकी सैलरी का स्लिप मंगाया जाए। जज साहब इतने बाइस थे कि उन्होंने बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए लड़की की सैलरी को कम कर दिया, एनुअल सैलरी को कम कर दिया, और हम लोग चिल्लाते रहे, लड़के की सैलरी को बढ़ा दिया, और पर मंथ 30,000 कर दिया मेंटेनेंस, एंड 2 लाख लिटिगेशन कॉस्ट कर दिया कि लड़की को अमेरिका से यहाँ पटना आना पड़ा केस को डिफेंड करने के लिए। आप खुद भाग के गए हो, हमारे पास सैकड़ों एविडेंस है, बट कोर्ट इज नॉट रेडी टू इवन सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अर्चना जी, इस सुभाष वाले मामले में भी कोर्ट लड़की के फेवर में खड़ा था। जो जज है कौशिक, उनका नाम बार बार लिया सुभाष ने, कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, वो हमेशा लड़की का फेवर करती रही कौशिक ने। ऐसा क्यों होता है, एक तरह से इंक्लाइन क्यों है, मतलब डॉरी एक्ट की जहां बात आती है तो महिलाओं के प्रति ऐसा मतलब इंक्लिनेशन क्यों है, जबकि फैक्ट कुछ और होते हैं सामने में। देखिए, बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि लड़के ही गलत है। बट आज के दिन में अगर 10 केस हो रहे हैं डाउरी के, तो उसमें 8 में लड़के बेगुनाह हैं, 2 में हो सकते हैं डिमांड हो। आज के दिन में जहां सारी औरतें पढ़ी लिखी हैं, इन-लॉज पढ़े लिखे हैं, वो कौन अपनी बहुओं को से डाउरी मांगेंगे? कोई नहीं मांगते। आज के दिन में कोई डाउरी लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं है। जहां मांगता है डाउरी, तो ठीक है, डाउरी अगर आप दे रहे हो
तो भाई इसके लिए अपनी मर्जी से आप सिंपल बोलते हो, आपको जो मर्जी अपनी बेटी को दो। वो प्रेशराइजेशन अब नहीं होता है कि आपको इतना पेमेंट करना ही करना है। लेकिन फिर भी अगर गांवों में, छोटे शहरों में अगर ऐसा हो रहा है, तो वैसे मामले कोर्ट कचहरी तक बहुत कम पहुंच रहे हैं। आप अभी फैमिली कोर्ट जाए किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में, वहां पे आपको 80% पढ़ी लिखी लड़कियां रहेंगी, जो पढ़े लिखे लड़कों से बेवजह का लिटिगेशन, ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैश। इस वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही था क्या? जैसे शुरुआत में उन्होंने कुछ डिमांड किया, इसने अतुल सुभाष ने देने से मना किया, उसके बाद लगता है ऐसा कि ये ईगो की बात हुई और फिर जौनपुर में केस फाइल किया गया। लेकिन इसमें लड़की के परिवार का पूरा सपोर्ट लड़की को है कि लिटिगेशन में तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो सुलह का कोई रास्ता परिवार निकालने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने अतुल सुभाष के का वीडियो देखा होगा, तो आपने उसमें सुना होगा, अतुल सुभाष ने कहा है कि लड़की की मां ने कहा कि जो लोन तुमने दिया है, जब मैंने उसे मांगना शुरू किया तो उसने कहा जो मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया है उसकी सैलरी से एडजस्ट कर लो। और आपने ये भी देखा होगा कि उसके फादर, शादी के जस्ट बाद उनका 2019 में डेथ हुआ, और उसने 2.5 साल के बाद जाके एक केस किया कि मेरे फादर के मदर में मेरे इन लॉज का हाथ है। 2.5 साल बाद कोर्ट ने उसको डिटेन कर लिया। बिल्कुल, ये होना ही नहीं चाहिए। 302 का मुकदमा, 2.5 साल डीले, कोर्ट को तो एकदम आउटराइटली रिजेक्ट करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वाले ये सारी बातें हैं कि अतुल सुभाष शुरुआत में, अगर मुझे जैसे अगर आप बात करो कि जो सिस्टम ऐसा है, सिस्टम सड़ चुका है, सिस्टम में मतलब बहुत घुन लग चुका है। और जुडिशियरी में अगर बात करें तो लोग पुलिस की बात करते हैं, अब तो लोग जुडिशियरी की भी बात करने लगे कि जुडिशियरी में भी बहुत कुछ ऐसा है जो दबा हुआ है, लेकिन वो बहुत बुरा है। जैसे अतुल सुभाष ने बताया कि जज खुलेआम 5 लाख रुपया मांग रही थी, तो अगर अतुल सुभाष ने दे दिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर अतुल सुभाष जिंदा होके अगर ये सारी बातें बोलता तो अभी उस पर कंटेम्प्ट हो गया रहता। तो इन सब चीजों और कोई उसकी बात सुनता नहीं। आज वो शहीद हो गया तो सारे पूरे कानून को बदलने की, पूरी व्यवस्था को बदलने की बात हो रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है, आज के दिन में हस्बैंड के अलावा इन-लॉज कितने परेशान हो रहे हैं। एक मुजफ्फरपुर का केस है जिसमें कि लड़की के शादी के पहले लड़के के फादर इतने शरीफ थे कि लड़की के फादर को बिजनेस करने के लिए शादी ठीक होने के पहले 16 लाख रुपया लोन दिया। उसने कहा कि शादी के पहले आपको मैं लौटा दूंगा। लड़की के फादर ने, शादी हो गई, उसने जब लोन नहीं लौटाया तो लड़के के फादर ने जब रिमाइंडर करना शुरू किया तो उसने अपने बेटी के थ्रू एक 498A केस करवा दिया। लड़की को भी ये समझना चाहिए कि मेरा लाइफ है, पूरा लाइफ, क्या जिंदगी मेरी माँ बाप के साथ गुजर जाएगी? तो मैं क्यों किसी को झूठा एलिगेशन में फंसाऊं? उस लड़की ने जाके 498A केस किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। जज साहब ने डोमेस्टिक वायलेंस केस में लड़की ने अपने देवरों पर केस किया, जो शादी के वक्त ही उससे मिले थे, दोबारा मिले ही नहीं, और इन-लॉज पे केस किया। वो इन-लॉज जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से मुजफ्फरपुर में घर बनाया और कुछ जमीनें खरीदी, जज साहब ने बिना किसी डॉक्यूमेंट को देखे हुए, जिसमें हमारे क्लाइंट ने ये प्रूफ किया लोअर कोर्ट में कि ये बैंक लोन मैंने लिया था, ये मैंने अपनी सैलरी से पे किया है, इवन देन जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया कि आप बिना कोर्ट के परमिशन के आप बेच नहीं सकते पूरी प्रॉपर्टी। बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन एक्सीड करने का मामला जब भी होगा तो आंखें तो टेढ़ी हो जाएंगी। रीजन जो भी रहा हो। एक सवाल और बनता है अर्चना जी, आप इस तरीके के बहुत सारे केसेस देख रही हैं, क्या कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को एक मोहरा बनाते हैं पैसों को उगाही करने के लिए, लड़के के साइड से, कि आप शादी करवाते हैं फिर घर तोड़वा देते हैं, आप दहेज के नाम पे सारा सामान वापस ले लेते हैं, ज्वेलरी वापस ले लेते हैं, उसके बाद और भी आपको मेंटेनेंस चाहिए और एलिमनी चाहिए, बहुत सारी। आपको लगता है कि कुछ परिवार अपनी बच्चियों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ परिवार बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, एक लड़की ने 3 शादियां की और तीनों जगह से डिवोर्स लेके, एलिमनी लेके छोड़ा, सेटलमेंट किया। जी हाँ।
जब मैं मैटर इसी की बात प्रोसीड कर रहा कर हूँ। गया बहुत आगे, हाँ, जब मैटर बहुत आगे प्रोसीड कर गया और गवाही पे चली गई, एविडेंस पे चला गया, रिकॉर्ड हो रहे हैं, जज साहब डॉक्यूमेंट्स नहीं देखने को तैयार है, तो पैसे पे सेटलमेंट क्यों? फैसला ही दे दो ना। अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे अंदर जाना है, अगर गिल्टी नहीं हूं, दहेज आपने दिया और तो आपको अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल, दहेज लेना लेना और कानूनन देना अपराध दोनों है। अपराध है। बिल्कुल, तो सिर्फ बिल्कुल। लेने वाला अंदर जाए, देने वाला बाहर घूमे, ये दो तरफा कानून क्यों? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। क्योंकि मेरी नज़र से भी गोरखपुर का एक केस था, नोएडा में शादी हुई लड़की की, नोएडा में शादी के 1 सप्ताह के बाद लड़की ज्वेलरी और तमाम चीज़ों को, ज्वेलरी दोनों साइड का, लड़के पक्ष का और लड़की पक्ष का, अपने सारे कपड़े और ब्रीफकेस लेकर वो बिना बताए चली गई गोरखपुर। उसके बाद वहाँ जाकर उसने दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया। उसके बाद बुजुर्ग माता-पिता और लड़का सबकी पेशी स्टार्ट हो गई। ये मालूम हुआ उस परिवार में 3 लड़कियां थीं और तीनों की शादी हुई और तीनों 1 हफ्ते के बाद घर वापस आ गई सारा सामान समेट कर। और परिवार में माँ और बाप दोनों उनके केस को परस्यू कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है जैसे टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों को, लेकिन उन बच्चों का फिर फ्यूचर क्या है? उनका फ्यूचर यही है, शादी करो, एलिमनी लो। उनके फ्यूचर लेकिन यही है। आप लेकिन जिंदगी इसका भर, चूंकि ये जिंदगी भर ऐसे लड़के, ऐसे लड़कियां, सॉरी, ऐसी लड़कियां जो है शादी करती हैं और दहेज का झूठा केस करके और पैसा सेटलमेंट कर, कुछ दिनों के बाद सेटलमेंट तो कर ही लेती है, लेकिन उस पीरियड में जो लड़का पक्ष का लोग जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं, उसको कौन कंपनसेट करेगा? बिल्कुल, तो जो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट हमारी जुडिशरी है उसको भी ये देखना चाहिए और उनको भी कंपनसेशन दिलवाना चाहिए कि ये लड़का जैसे अतुल सुभाष के केस में, उसने अपने मेंटेनेंस के केस में 40 दफा बेंगलोर से जौनपुर आया। बिल्कुल। ये कितना टॉर्चरिंग है, जबकि फ्लाइट की व्यवस्था डायरेक्ट नहीं है जौनपुर से, जौनपुर के लिए। तो ये छुट्टियाँ सारी लेना, चीजें ऐसी, सैलरी सैलरी छुट्टी ले रहा है तो सैलरी भी उसकी जा रही है, आने-जाने की परेशानी अलग, और डेट ऐसे ले रहे हैं कि उसको वीकेंड में भी डेट नहीं मिल रही है जैसा उन्होंने बताया। डेट आपको बिल्कुल, वीकडेज़ में मिल रही है। बिल्कुल। अभी आप देखिए, जजेस पे तोहमत लगाने से अच्छा है कि न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वकीलों का भी इसमें रोल होना चाहिए। अभी आप देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक लेडी जज ने किया, जिसने क्लाइंट ने 6.5 लाख मेंटेनेंस पर मंथ मांगा, उसने पूरा उसके खर्चे का पूरा लिस्ट मंगाया, बताओ ये तुम्हारा क्या खर्चा है 6.5 लाख पर मंथ। जज ने कहा तुम्हारा इतना खर्चा है तो तुम खुद से कमा लो। सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने भी बिल्कुल कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि हस्बैंड इज नॉट एन एटीएम मशीन। आप जो लड़कियां पढ़ी लिखी, आप बहुत लड़कियों को देखेंगी। एक हमारा क्लाइंट है जो अभी, जिसका हस्बैंड को लोअर कोर्ट से क्रुएलिटी एंड डिजर्शन के बेसिस पर डिवोर्स मिल गया है और लड़की ने कभी मेंटेनेंस फाइल ही नहीं किया। अब वो मैटर हाई कोर्ट में लड़की चैलेंज कर दी कि हमको मेंटेनेंस दो। अब जज साहब हमको परेशान कर रहे हैं क्या कि आप मेंटेनेंस इसको हर मंथ इतना पैसा दीजिए। हमने कहा कि मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, जबकि मैं डिजर्शन एंड क्रुएलिटी प्रूव्ड इन द कोर्ट बिलो। आप इस मैटर को सुन लीजिए। फिर भी वो सुन नहीं रहे हैं। 10,000 महीना देते जाओ उसे जब तक कि केस की फाइनल अच्छा, सुनवाई नहीं हो जाए। अतुल सुभाष ने एक लाइन और कही थी, भ्रष्टाचार की बात तो की थी जज के बारे में, लेकिन कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाया था। क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के केसेस में फैक्ट को ना देखते हुए वन साइडेड डिसीजन देना कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाता है जजेस के? देखिए, कॉम्पिटेंसी पे सवाल, देखिए वो जिन जो भी जजेस हैं, चाहे वो यूपी के जजेस हो, बिहार के, ऑल इंडिया कहीं के भी हो, लोअर जुडिशरी के लोग बहुत कड़े इम्तिहान पास होके आते हैं। तो बिल्कुल, कॉम्पिटेंसी पे हम सवाल नहीं उठा सकते, उनके मेरिट पे सवाल नहीं उठा सकते, बस उनका एक तरफा हो जाने पर सवाल उठा सकते हैं कि वो बिना किसी डॉक्यूमेंट को देख के। अब ये जो इनके केस में था, जुरिसडिक्शन इशू बिल्कुल था, इसी इशू पे सारे मैटर उड़ जाने चाहिए थे, आगे बढ़ने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन उनको जज साहिबा ने इग्नोर कर दिया। तो बिल्कुल। ये गलत है। ऐसा नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो तो बहुत कड़ा इम्तिहान पास करके आई होंगी। हाँ, मैं इसीलिए मैंने लेकिन पूछा कि क्या जो सवाल उसने उठाए थे वो जेन्युइन है, या उसमें कुछ सोचा जा सकता है कि नहीं कुछ मामला रहा होगा तभी इन्होंने एक देखिए, वन साइडेड कुछ। मामला रहने का तो अतुल सुभाष अपने वीडियो में ही बोल दिया कि अगर मैं उनको सेटिस्फाई कर रहा होता तो आज ऑर्डर कुछ और होता।
तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके मेरिट के बेसिस पे तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, तभी वो एग्जाम पास करके आई है। बट अदर एस्पेक्ट उनमें उनका जो वो इन्फ्लुएंस्ड कैसे हो गई, उसका रीजन कुछ और रहा होगा। अतुल अच्छा, विश्वास ने सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरे साइड ने कर दिया। अतुल सुभाष के मामले को देखते हुए आपको क्या लगता है, डॉरी एक्ट में कुछ सुधार होना चाहिए या सोच में, लोगों की सोच में, जजेस की सोच में इसमें सुधार होना चाहिए? डॉरी एक्ट देखिए, अपने आप में, जी बताइए। डाउरी एक्ट में तो सुधार होना ही चाहिए, और जजेस को भी, ऑनरेबल जजेस की भी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो डॉक्यूमेंट्स को देखें। उसमें हमारी न्यायिक व्यवस्था में कमजोरी यहाँ पर मैं कहूंगी कि जजेस कम है, मुकदमे का बोझ ज्यादा है। वो बेचारे एक दिन में कितने मुकदमे सुनेंगे? आप एक दिन आप एक सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप अपनी ऑफिस में बैठे हैं और 10 केसेस आपको सुनने हैं 3 घंटे में। हाउ डू यू फील? सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। रोज आप 30 दिन, 20 दिन, महीने में 20 दिन तो कोर्ट चलता ही है। 20 दिन में आप कम से कम एक जजेस के यहाँ 50-60 केसेस होते हैं, एक जजेस के यहाँ 50-60 केसेस लगते हैं, और हर के डॉक्यूमेंट पर मैं अपना कमांड रखूं और हर के डॉक्यूमेंट पे मैं रिकॉल करूं कि पिछली दफा क्या हुआ था, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए, उनपे केसेस का भार कम होगा तो पिछली दफा क्या हुआ था उन्हें वो याद रहेगा, या वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं तसल्ली से। अच्छा, एक तो सवाल बहुत और, सारे रीजन है। तो ये सवाल मतलब जनरल, इन जनरल भी है। खबर ये है कि अतुल सुभाष की सास, उनकी पत्नी और साले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है गुड़गांव से और उनके घर से। क्या कुछ कार्रवाई जज के खिलाफ भी हो सकती है क्या, वीडियो के आधार पर, जैसे इनके खिलाफ? देखिए, बिल्कुल होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, आपने लिख दिया, हमने अखबार में पढ़ा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस केस से कनेक्टेड सारे रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। तो आप, ये तो आम पब्लिक थे इसलिए पुलिस तुरंत अरेस्ट कर ली, पर जज को तो हम अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, सैंक्शन लेना होगा, परमिशन लेना होगा, देन तो उस पे तो बात बाद की होगी, बट एक्शन तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ले चुका है। अच्छा, चलिए ठीक, मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा एक है कि जिस तरीके से बाकी लोगों के खिलाफ हो रहा है, तो जो जज के बारे में उसने डिस्क्लोज किया, उस ग्राउंड पे जज के खिलाफ भी कुछ एक्शन या कुछ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई ही सही, होनी चाहिए, ऐसा आपको भी लगता है? बिल्कुल होगा, होनी ही चाहिए, उनके पेशकार पे और उन पे भी होनी चाहिए कि किसी आदमी को, चूंकि उसने खुद कहा अपने स्टेटमेंट में कि जब मेरी सास ने कहा कि तुमने सुसाइड नहीं किया तो जज भी हंसने लगी। तो ऑल दीज इंसिडेंट आर, मतलब कि वो इंस्टिगेट करना हुआ, किसी को फोर्स करना, भैया आपने अब तक, मैंने पढ़ा नहीं अखबार में, तुम सुसाइड किए नहीं। अच्छा, तो ये आपके नजर में कैसा लग रहा है, ये जो डॉरी एक्ट के केसेस हैं, बिहार में क्या सिचुएशन है? देखिए, बिहार में मैंने आपको बताया, मैं अपने ही 3-4 केसेस का बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ 80% लड़कियों का ही मतलब दोष है, जो सारी पढ़ी लिखी और सारी एजुकेटेड। आप फैमिली कोर्ट में जाए तो 10 में से 2 ही केस है जो आपको लगेगा कि जेन्युइन है, बाकी सब ऐसे ही है, सारे हैरेस करने वाले केसेस हैं। बेचारे अच्छे अच्छे पोस्ट में लड़के हैं, रेलवे का डीजी है तो डीएम है, सब दौड़ रहा है फाइल लेकर के। रास्ता क्या है? अर्चना जी, सॉल्यूशन क्या लग रहा है आपको? सॉल्यूशन यही है कि आप अपने सोच में बदलाव लाइए, लड़कियों को अपने एजुकेशन के का फायदा सही तरीके में ले जाना चाहिए, ना कि इस तरह से झूठे झूठे केसेस करके अपने इन लॉज को फंसाने के लिए। अगर आपको उनसे बन नहीं रहा है तो आप म्यूचुअली अलग हो जाओ ना, झूठे केसेस करके क्यों किसी को बर्बाद करना। इस दहेज वाले केस, सिर्फ ये 498 डाउरी प्रोविजन एक्ट और ये 498 जो अभी 80 सेक्शन 85 बीएनएस बन गया है, ये इन्हीं तीनों एक्ट का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अभी पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट, सारे एक्ट जो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, आज मिसयूज हो रहे हैं। चलिए, अच्छा एक बात, क्या अतुल सुभाष को
सिस्टम से परेशान होकर ये कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी हाल में हम आत्महत्या जैसी चीजों को सही नहीं ठहरा सकते। क्या ऑप्शन था उसके पास, अतुल सुभाष के पास? लीगल ऑप्शन क्या उपलब्ध थे उसके पास? देखिए, लीगल ऑप्शन तो बेचारा अवेल कर ही रहा था, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। मैंने आपको पहले ही कहा, अगर अतुल सुभाष ये वीडियो बना करके जिंदा रहा होता तो कोई उसकी बात सुनता नहीं, अब तक वो जेल के अंदर रहता। लेकिन अतुल सुभाष ने सुसाइड, ठीक है सुसाइड बहुत गलत चीज है, इससे एक फैमिली डिस्टर्ब हो गई, पूरा मदर फादर का लाइफ खत्म हो गया। लेकिन उसने एक मिसाल छोड़ा, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो छोटे पैमाने पे पेपर में आया, कहीं कोने में आया, किसी ने नहीं देखा। लेकिन वो आईटी का एआई एक्सपर्ट था, इसलिए उसने अपने मरने के पहले पूरा इसको एक्सप्लोर कर दिया। अगर वो जिंदा होता तो भी बिहाइंड द बार होता। मतलब अतुल सुभाष के केस से समाज को, सरकार को, कानून बनाने और कानून के रक्षक, जुडिशरी, सबको समझने की जरूरत है कि ऐसी नौबत ना आए किसी के साथ, कि वो अपने आप को सिस्टम से हारा हुआ महसूस करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी सारी परेशानियां तो अतुल सुभाष जो उसने वीडियो में बताया, वो तो बता ही रहा था कि मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, मैं पेपर दे रहा हूं, मैं एविडेंसेस दे रहा हूं, सीडी दे रहा हूं, बट नो वन इज बॉदरिंग टू इवन जस्ट गो थ्रू दैट। और एक तरफा आप फैसला सुनाए जा रहे हो, तो फिर हमें आने की क्या जरूरत है? आप एक ही बार बोल दो, तुम सूली पे लटक जाओ। चलिए, हमें उम्मीद है कि अतुल सुभाष की जो खबर है वो हेडलाइन तो बनी ही है और इस पर विचार भी शुरू हो गया। आपने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके केस से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए हैं जौनपुर से, और उम्मीद है कि जो लोग इसमें शामिल रहे होंगे, इन्वॉल्व रहे होंगे, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। क्योंकि अभी तक लोगों का ये मानना था कि सिर्फ सास और साले और वाइफ पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, बाकी लोगों पर भी होनी चाहिए। तो जैसा कि आपने जानकारी दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट मंगाया है, जानकारी जो भी होगी हम बाद में शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल इन तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ आपने यहाँ पर शेयर किया, अपनी राय जाहिर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।